ओके, तो सबसे पहले अपनी बुक में ओपन करना पेज नंबर 178। हाँ हाँ बोलो। सर, बन गया। ओके ठीक है, शेयर करना मेरे साथ ना क्लास के बाद। थ्योरम 10.7, थ्योरम 10.7 हम देखेंगे क्या लिखा है। कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। इस थ्योरम का प्रूफ भी करेंगे। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, थ्योरम 10.7। हेडिंग आनी चाहिए थ्योरम 10.7। और हेडिंग के बाद फिर आएगा स्टेटमेंट। हेडिंग के बाद फिर लिखोगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये जो स्टेटमेंट यहां पर गिवन है, सेम स्टेटमेंट लिखना है। Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. ये स्टेटमेंट आएगी। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो एक सर्कल बना लो और इसके बाद इसमें हम दो कॉर्ड्स बनाएंगे। तो दो कॉर्ड्स बना लेते हैं। सपोज ये हो गया फर्स्ट कॉर्ड और इस कॉर्ड को मैं मार्क करता हूं ए बी। और सपोज यहां पर ये हो गया सेकेंड कॉर्ड और इस कॉर्ड को मैं मार्क करता हूं सी डी। और सर्कल का सेंटर कंसीडर करते हैं वो यहां पर है और सर्कल के सेंटर को मैं ले रहा हूं ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ए बी वाला जो कॉर्ड है उसका सेंटर से डिस्टेंस और सी डी वाला जो कॉर्ड है उसका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। तो ए बी का सेंटर से डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, कभी भी किसी पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बीच में, किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच में जब डिस्टेंस वर्ड यूज होता है ना, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ में है? मतलब ओ से जो परपेंडिकुलर बनेगा ओ, और सपोज ये परपेंडिकुलर बन रहा है पी, तो ओपी इज द डिस्टेंस, ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ एंड कॉर्ड ए बी। समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है ना, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है ना, तो आप कौन से डिस्टेंस को लोगे? सो वी विल ऑलवेज टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? और वैसे ही ओ से जो सी डी का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सपोज ये है और इस पॉइंट को हम मार्क करते हैं क्यू। तो ओ क्यू ये दूसरा डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ बिल्कुल करता है, वो तो वाला थ्योरम अप्लाई होना ही है। ठीक है, अब इस थ्योरम में के स्टेटमेंट में क्या गिवन है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, मतलब कि ओपी का जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू ओ क्यू, इट इज गिवन। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। वैसे तो और भी चीजें लिखनी चाहिए गिवन में, लेकिन अभी मैं शॉर्ट और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अच्छे से अगर लिखना है तो अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी एंड सी डी सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये लिखना चाहिए। लेकिन अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो हम लिख देते हैं ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, बस इतना लिख देते हैं गिवन में। ठीक है, अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें आपको? नहीं, इक्विडिस्टेंट तो गिवन है, करेक्ट। कॉर्ड्स इक्वल लेंथ, मतलब इक्वल, इक्वल इन लेंथ, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉर्ड्स के बारे में। कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, मतलब कि आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। समझ में आ गया ये सारी चीज? तो कैसे प्रूफ करेंगे अब बताओ।
कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्या? क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन? हाँ, बी से पी से क्यू? नहीं, करेक्ट करेक्ट। यहां पर देखो क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में, हम क्या करेंगे, हम ए ओ को ज्वाइन कर देंगे और ओ डी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन ए ओ एंड डी ओ ये लिखोगे, ज्वाइन ए ओ एंड डी ओ, ये कंस्ट्रक्शन होगा। तो ज्वाइन कर दो अब इसको, ये ए ओ को मैंने ज्वाइन कर दिया और यहां पर ये डी ओ को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? ठीक है। ज्वाइन करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था ये देख लो अच्छे से, कि ये वाला एक ट्रायंगल हमको मिल जाए। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल समझ गए ना, ये वाला ट्रायंगल। और यहां पर ज्वाइन करने से कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, ये वाला ट्रायंगल मिल जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे इधर पहले समझ लो, फिर उसके बाद लिखना। देखो, ये ओ ए और ओ डी ये दोनों इक्वल होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस है। और OP इज इक्वल टू OQ, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और क्या चीज, नहीं वो ऐसा दिख रहा है, जरूरी नहीं है वो 180 डिग्री बने। और क्या चीज है बताओ? क्यों AP और DQ इक्वल होंगे? नहीं, गलत। वो इक्वल हो गए तो और करना ही क्या है, वही तो प्रूफ करना है अल्टीमेटली आगे चल के। और क्या है बताओ? श्योर है गुंजेश? किसी को नहीं पता? अरे स्टार्टिंग में ही देखो ना, ये परपेंडिकुलर बना था, बना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बताया था। तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS रूल अप्लाई होगा। तो अब यहां पर जब हम प्रूफ करेंगे तो हम प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स मेंशन करेंगे। इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स हमने लिए? APO एंड DQO। इन ट्राइंगल्स APO एंड DQO। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें हमने ली? सबसे पहले, नहीं जैसे RHS से जा रहे हैं ना, तो R राइट एंगल पहले बताना चाहिए। तो हम सबसे पहले बताएंगे एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। रीजन क्या आएगा? ईच 90 डिग्री। ये हो गया। फिर उसके बाद R हो गया, तो अब H हाइपोटेनियस पे जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? OA इज इक्वल टू OD। रीजन क्या आएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सर्कल के रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। फिर हम क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OQ बिकॉज इट इज गिवन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DQO। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्यों कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ करना था? हमको इसलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था सो दैट हम AP इज इक्वल टू DQ लिख सके। सो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे AP इज इक्वल टू DQ और रीजन आएगा CPCD। करेक्ट, समझ में आया ये चीज? अब AP और DQ अगर इक्वल है तो उसके डबल भी इक्वल होंगे, मतलब 2AP इज इक्वल टू 2DQ। ठीक है, और 2AP जो है वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा AB। क्यों AB बनेगा? क्योंकि AP और PB दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उसका कन्वर्स बताया था ना, कि परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर परपेंडिकुलर बनेगा कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो इसलिए
2AP को हम AB लिख सकते हैं एंड सिमिलरली 2DQ को क्या लिख सकते हैं? CD DC। लिख सकते हैं। करेक्ट। इसमें रीजन लिख दोगे, क्या रीजन लिख दोगे? बिकॉज P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ यस। AB एंड CD। एक और रीजन मेरे ख्याल से इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए, और रीजन है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड, बिकॉज परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द ये कॉर्ड। दोनों लिखना पड़ेगा, सर दोनों करना पड़ेगा प्रूफ की, मतलब दोनों लिखना पड़ेगा रीजन के एक ही? नहीं, एक्चुअली दोनों रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड हेंस P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, देयरफॉर दिस, ऐसा आना चाहिए। थोड़ा आगे पीछे हो गया, चलेगा वो, ठीक है। परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया सबका, समझ में आ गया? तो अब ये एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम, अब जितने भी थ्योरम है ना वो सारे के सारे थ्योरम आगे जल्दी नोट करो, सारे थ्योरम आगे यूज होंगे। जैसे अभी एक थ्योरम यूज हो गया, वैसे आगे भी और कुछ थ्योरम यूज होंगे, तो उनकी स्टेटमेंट याद रखो। क्या है इस थ्योरम की स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मतलब वर्ड टू वर्ड याद नहीं है ना, तो मीनिंग याद रख लो। अगर दो कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है। फिर आप ओन वर्ड्स में तो लिख ही सकते हो। आई थिंक इसके बाद जो थ्योरम है इसका कन्वर्स है क्या, एक बार चेक करना। 10.8 है क्या? 10.8 नहीं है? इरेज कर दूं? ओके, सो 10.7 हो गया। 10.7 के बाद, अच्छा 10.6 मिस कर दिया क्या मैंने? ये नहीं बताया क्या मैंने? ये मिस हो गया, एक्चुअली ये कन्वर्स है, ठीक है। 10.6 हमने नहीं किया ना, सीधा 10.7 कर दिया। चलो ठीक है, 10.6 कर लेते हैं। थ्योरम 10.6, तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लो और समझना, और मुझे भी समझाना अगर किसी को समझ में आया तो। मतलब कॉन्ग्रेंट या फिर सेम सर्कल में, ठीक है। मतलब अगर हम एक सेम सर्कल ले लेते हैं, मान लो, स्टार्ट करें क्या बनाना? एक्चुअली अभी जो मैंने बताया ना उसका कन्वर्स ही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहां पर, थ्योरम की स्टेटमेंट समझो। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, मतलब आपको गिवन है कि जो कॉर्ड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो मैंने सर्कल बनाया, उसमें दो कॉर्ड बना दिए, ए बी और सी डी। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट दे आर इक्वल, ठीक है। सो इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब जो O से मैं परपेंडिकुलर यहां पर बनाऊंगा OP, ये वाला डिस्टेंस, और OQ ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये प्रूफ करना है, ठीक है।
तो गिवन और टू प्रूव यहां पर रिवर्स है। अब गिवन में आपके पास क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये गिवन है। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ? करेक्ट, OP इज इक्वल टू OQ, मतलब उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है, ये प्रूव करना है। समझ में आया? एक चीज यहां पर ऑब्वियस है कि ये जो OP जो है ये 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट और लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। OQ भी क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा बताओ इसमें कंस्ट्रक्शन में? जैसा प्रीवियस केस में किया था वही करेंगे। ज्वाइन ज्वाइन AO एंड DO, तो AO और DO दोनों को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है सोचो और बताओ। बोलो जल्दी। प्रूफ में सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे बताओ? नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल in triangles APO and DQO, APO एंड DQO, ये दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करोगे बताओ? APO और DQO 90 डिग्री है, चलो ठीक है, दोनों का ये वाला एंगल 90 है। हाइपोटेनियस भी सेम है, R और H हो गया। S कौन सी साइड इक्वल है? AP इज इक्वल टू DQ, लेकिन ये AP और DQ कैसे इक्वल है इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे जस्टिफाई करेंगे हम इसके लिए? सबसे पहले हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD गिवन, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे हाफ AB की जगह पे हम क्या लिख देंगे? AP, और हाफ CD की जगह पे क्या लिख देंगे? DQ। और रीजन क्या आएगा यहां पर? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आ जाएगा। समझ में आया ये चीज? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो AP इज इक्वल टू DQ यहां पर हो गया। अब उसके बाद वो चीजें लिखो जो आपको लिखना है RHS क्राइटेरिया के लिए। तो अब हम क्या क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल, कौन से एंगल थे? करेक्ट, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO, ईच 90 डिग्री, फर्स्ट आ गया। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगे? OA इज इक्वल टू OD, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? AP इज इक्वल टू DQ, प्रूव्ड अबो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DQO, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल टू OQ बाय CPCT, हेंस AB and CD are equidistant from center O। हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या?
ये जितने भी थ्योरम है ना, ये थ्योरम को आप ये मत सोचो कि ये नहीं आते, यही ज्यादा आते हैं एग्जाम्स में थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आज भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो एक थ्योरम था, उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करके दिया, वैसे ही ये सारे क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम होके आएंगे, ठीक है। इरेज कर दूं? अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज 10.4। और इसके पहले आप जिनका जिनका रिटन वर्क हो गया है, सारे थ्योरम एक बार ध्यान में रख लो, स्पेशली 10.4, 5, 6, 7, ये चार थ्योरम्स तो याद रहने ही चाहिए। कर दो इरेज, जल्दी नोट करो। कहां पर पहुंचा है? OP is equal to OQ by CPCT, hence AB and CD are equidistant from center. 4, 5, 6, 7, स्पेशली ये चार तो याद रखना। ओके, सो अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से एक बार पढ़ लो, क्या गिवन आपको दिख रहा है क्वेश्चन 1 में, और क्या फाइंड या फिर प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में एक बार रीड कर रहा हूं, साथ में ध्यान देना। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट है, एक का रेडियस 5 है, दूसरे का रेडियस 3 है, intersect at 2 points and the distance between their centers is 4, दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस 4 है। आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो दो सर्कल्स हैं और दोनों का अलग अलग रेडियस है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये फिगर बना लेते हैं। एक बड़ा सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस है 5, फिर एक छोटा सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस है 3, ठीक है। दोनों के सेंटर यहां पर मार्क कर देते हैं। तो सपोज पहले वाले का सेंटर आ रहा है यहां पर O, दूसरे वाले का सेंटर आ रहा है सपोज यहां पर। अच्छा, एक्चुअल में ना इसमें फिगर बनाना ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका थोड़ा सा आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कैसे सोचना पड़ेगा कि अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 है ना, मतलब कि जो दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर पहले वाले सर्कल के अंदर आएगा। नहीं है समझ में? नहीं, अलग अलग थोड़ी नहीं बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना रहा हूं, एक बार देखना। इसके ना दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो थोड़ा लेंथी मेथड है, दूसरा एक शॉर्टकट है, दोनों समझो। देखो ये वाली स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये 4 सेंटीमीटर क्या है, दोनों के सर्कल के बीच, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो मान लो पहले सर्कल का सेंटर है O, दूसरे सर्कल का सेंटर है C, तो OC का डिस्टेंस कितना है, 4। तो वो उसके अंदर आएगा ना, बड़े वाले सर्कल के अंदर आएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? हाँ हाँ, तो ऑब्वियस है ना, उसके अंदर ही आएगा ना, तभी तो उसका सेंटर है। छोटे वाले के अंदर तो आएगा ही क्योंकि वो उसका सेंटर है, लेकिन बड़े वाले के अंदर भी आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, इसलिए। समझ में आया ये चीज? ओके। अब उसके बाद मैं एक काम करता हूं, ये जो कॉमन कॉर्ड है इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, इसको A और B मार्क करता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पर मैं A और B को ज्वाइन कर देता हूं, ये AB को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको AB की लेंथ यहां पर फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पूछा है, ठीक है।
अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, ओ ए को भी ज्वाइन कर देते हैं, ओ ए। तो ओ ए की लेंथ कितनी होगी बताओ? ओ ए क्या है? बड़े वाले का रेडियस। बड़े वाले का रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब हम सी ए को भी ज्वाइन कर देते हैं, तो सी ए को भी ज्वाइन कर दो। सी ए की लेंथ कितनी है बताओ? 3 सेंटीमीटर। समझ में आया? ओके। अब इसका जो शॉर्टकट तरीका है ना, मैं आपको पहले वो समझा रहा हूं, वो समझना। हम यहां पर लेंगे ट्राइंगल ए ओ सी। ट्राइंगल ए ओ सी दिखा? ट्राइंगल ए ओ सी में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है? ट्राइंगल एओसी में 3 साइड है एक्चुअल में, दिख रहा है ना? एक 5 वाली, एक 4 वाली और एक 3 वाली। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है? एओ, और उसकी लेंथ कितनी है? 5। और रिमेनिंग 2 साइड कौन कौन सी है? एसी जिसकी लेंथ है 3 और ओसी जिसकी लेंथ है 4। ठीक है। अब यहां पर एओ स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 5 स्क्वायर, दैट इज 25। ठीक है। और AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये कितना होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16। इट मींस AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 25 आएगी। समझ में आया? तो ये वाला पार्ट यहां ए ओ स्क्वायर मिला और यहां पर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर मिला। इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि AO स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। यही मिला हमको। मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसका मतलब ये जो है, ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो हाइपोटेनियस कौन सा साइड हुआ इसमें? ओ ए। ओ ए हो गया हमारा हाइपोटेनियस। समझ में आया? और अगर ये हाइपोटेनियस है मतलब एओसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल कहां बनेगा? सी पे बनेगा राइट एंगल। समझ में आया? और सी पे अगर राइट एंगल बन रहा है, इसका मतलब ओसी और एसी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इक्वल नहीं, परपेंडिकुलर है। इक्वल कहां है? दिख रहा है क्या? इक्वल अलग अलग दिया हुआ है ना। ओसी और एसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, वो राइट एंगल बना। तो समझ? करेक्ट, करेक्ट। यहां तक सबका हो गया तो मुझे एक बार फिर बताना। सबने लिखने का काम कर दिया? क्योंकि अब आगे वाली चीज मैं समझाऊंगा। हो गया यहां तक सबका? ओके। तो यहां तक की चीजें हो गई। अब इसके बाद देखो हमको क्या निकालना है? एक्चुअल में हमको निकालना है कॉमन कॉर्ड निकालना है ना? ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। करेक्ट, सही बोल रहे हो। ठीक है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे? देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये C को ज्वाइन कर देंगे B से। तो C को हमने ज्वाइन कर दिया B से, है ना?
और उसी तरीके से O को भी हम ज्वाइन कर देंगे B से, तो O को भी किससे ज्वाइन कर दिया, B से ज्वाइन कर दिया। समझ में आया? ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चीजें हमको दिख रही हैं। पहली चीज कि ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 5। समझ में आया? ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 3। और ये वाली लेंथ तो 4 जो कॉमन है। मतलब ये वह दोनों ट्राइंगल जो बन रहा है, कौन से दो ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं, एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, AOC, और नीचे वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, BOC। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया? कौन से रूल से, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से SSS से क्यों कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि यहां 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, ये 3। बाइसेक्ट तो हो चुका है। नहीं, लेकिन वो जो पॉइंट C है वो AB वाले लाइन सेगमेंट में आ रहा है, ये हमको थोड़ी ना पता है। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो सकता है पॉइंट C उसके आगे हो। AB वाला लाइन सेगमेंट तो मैंने अलग बना के रखा ना, इसलिए देखो ये AB वाला लाइन सेगमेंट है। आ रहा है समझ में ये चीज? मैंने ये अभी थोड़ी न बोला कि वो उस पे आ रहा है, ये चीज अभी तक नहीं हुई ना जस्टिफाई, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। और कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCTC एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा। अब आप ये क्या बोलोगे कि एंगल ACO, ये पॉइंट C है ना, ये पॉइंट C, एंगल ACO, ठीक है, प्लस एंगल BCO, इसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी लिखो मत, समझो सिर्फ। ACO की वैल्यू 90, BCO की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90। मतलब ये ओवरऑल कितना आएगा, 180। जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ACB, ACO और BCO ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, ACB बन जाएगा, ये पूरा एंगल। और वो कितना प्रूफ हो गया, 180। तब प्रूफ होगा कि जो C है वो AB में आएगा। समझ में आया ये चीज? और C अगर AB में आ रहा है तब आप उसको AB को क्या लोगे, 3 + 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर कंसीडर करोगे। तो ये प्रूफ आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। तो अभी ये पूरा मिक्सअप हो गया एक्चुअल में फिगर। तो फिलहाल मैं यहाँ पर की जो चीजें वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना। ठीक है, कैसे लिखना है इसको। ये एक मेथड अभी मैंने डिस्कस किया था, एक और मेथड है लेकिन वो और भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा शायद, देखते हैं चलो। तो यहां पर नेक्स्ट आपको क्या क्या चीजें लिखनी है मैं बता रहा हूं। आप लिखोगे इन ट्राइंगल्स AOC एंड BOC, इन ट्राइंगल्स AOC एंड BOC, AO is equal to BO, radii of same circle। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे CA is equal to CB, रीजन इज सेम, radii of same circle। फिर लिखेंगे OC is equal to OC, रीजन आ जाएगा कॉमन। Therefore triangle AOC is congruent to triangle BOC by SSS criteria। ठीक है, और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल BCO is equal to एंगल ACO by CPCT which implies एंगल, अच्छा यहां ऊपर मैंने कहीं मेंशन नहीं किया ना, एंगल ACO is equal to 90 डिग्री। तो ये वाली जो लाइन आपने लिखी होगी ना, इसके बाद यहां पर लिख देना implies एंगल ACO is equal to 90 डिग्री, एंगल ACO is equal to 90 डिग्री, यहां मेंशन कर देना है।
अच्छा ठीक है, यहां तक ठीक हो गया ना, समझ में आ गया ना। एंगल BCO इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब इसके बाद लिखेंगे एंगल ACO प्लस एंगल BCO इज इक्वल टू 90 प्लस 90। अब ACO और BCO ये दोनों एंगल जब ऐड होंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल ACB बन जाएगा। फिगर में देखो, ACO BCO का एडिशन क्या हो जाएगा, ACB। आप लोग अपने फिगर में देख लो, मेरे में तो पूरा हौच पौच हो गया एकदम। ये देखो यहां पर वर्टेक्स C है, ACO और BCO ये दोनों एंगल्स का एडिशन एंगल ACB आएगा, और ACB की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। हाँ, एंगल ACB 180 डिग्री हो गया ना। ये ACB यहां से यहां तक 90 प्लस 90 मतलब 180, और 180 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि C जो है वो AB में आता है, ठीक है। और तो यहां पर थोड़ा सा और स्पेस चाहिए एक्चुअली मुझे, कहां पर लिखा जाए इसको, थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूं, ठीक है, और इसको हटा देता हूं। इसके बाद ये लिख देता हूं, हेंस point C lie on AB and it is midpoint of AB। तो वो AB में लाई करेगा और AB का मिड पॉइंट होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा ये समझे कि नहीं, परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्योंकि C पे 90 डिग्री बन रहा है इसलिए। Therefore AB is equal to 2AC। तो AB की वैल्यू 2AC होगी, क्योंकि C मिड पॉइंट है इसलिए। और AC की लेंथ आपको पता है कितनी है, 3। सो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, डिफिकल्टी जाती। एक और मेथड है, वो भी थोड़ा बड़ा ही है, ऐसा कुछ इजी है नहीं, ठीक है। समझ में आ गया तो फिर मैं इरेज कर दूं क्या इसको, ओके। गुंजेश और शौर्य समझ में आया क्या, कनेक्टेड हैं या नहीं है, गुंजेश है शौर्य नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, then prove that the segment of one chord is equal to the corresponding segment of other chord। ठीक है, स्टेटमेंट समझना क्वेश्चन की क्या बोल रहा है। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, मतलब कि मान लो ये एक सर्कल है, ये सपोज एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो एक दूसरे को सर्कल के अंदर में ही कट कर रहे हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम है ए बी, ठीक है। और ये सपोज दूसरा कॉर्ड है और इस कॉर्ड का नाम है सी डी। समझ में आया यहां तक का स्टेटमेंट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मान लो ये दोनों किसी पॉइंट P पे एक दूसरे को कट करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, पॉइंट P पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो पहले कॉर्ड का ये वाला सेगमेंट मतलब AP और दूसरे कॉर्ड का ये वाला सेगमेंट मतलब CP, ये इक्वल होगा। सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड मतलब AP और CP इक्वल होगा।
एंड करस्पॉन्डिंग अदर कॉर्ड कौन सा, डीपी और बीपी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। समझ में आया ये चीज? तो टू प्रूव में आपको क्या चीजें, दो चीजें प्रूव करनी है। क्या है वो दो चीजें? पहला है एपी इज इक्वल टू सीपी, और दूसरी चीज है डीपी इज इक्वल टू बीपी। क्या ये क्लियर हो गया एकदम? ठीक है। अच्छा इधर लाऊं, ठीक है, इस पूरे को उधर ही शिफ्ट कर देता हूं ना, एक काम करता हूं, ये लो। ओके, अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले सेंटर, मैंने यहां आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो यहां एक सेंटर बना लो। सपोज सेंटर हो गया ये ओ, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूं उसको नोट करना। ओ से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे ए बी में, ओ से परपेंडिकुलर बनाएंगे ए बी में, और इस ओ से परपेंडिकुलर बनाएंगे सी डी में। तो ये दो परपेंडिकुलर बन गए। इन परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स को क्या मार्क किया जाए, क्यू और आर कर दें? अच्छा ई एफ कर देते हैं, चलो ठीक है। इस वाले पॉइंट को ई मार्क करते हैं और इस वाले पॉइंट को एफ मार्क करते हैं, और ओ से लेके इसको भी ज्वाइन कर देते हैं पी को, ठीक है। तो ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी बन रहा है 90 डिग्री, और ये बना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी, ये बना, और क्या बना, ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी, और क्या किया हमने, ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया, ओपी को। ठीक है, यहां तक हो गया सबका कंप्लीट। ओके, अब इसके बाद क्या करना है बताओ। ये कंस्ट्रक्शन करने से क्या मिलेगा हमको, हमको दो ट्राइंगल्स मिलेंगे। कौन से दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर का, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ओ पीई या पीईओ, पीईओ कंसीडर करते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, हाँ ये वाला पी एफ ओ, ये वाला ट्राइंगल। समझ में आए? ये दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ अगर कर दें तो सीपीसीटी से हमें क्या मिल जाएगा, ईपी और एफपी इक्वल। आया समझ में? किसको किसको, ईपीडी, ईपीडी, उससे उससे क्या होगा, और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ होंगे, उनको प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा ना। ईपीडी में कहा कुछ दिख रहा है ना। ये अभी दोनों ट्रायंगल जो बने ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये बताओ पहले मुझे। आरएचएस से राइट एंगल तो हाईलाइटेड है, हाइपोटेनियस कहाँ है, दोनों का कॉमन है ओपी, और एस कौन सी एक साइड इक्वल है दोनों की, ये वाली साइड दोनों की इक्वल है, ये वाली। क्यों इक्वल है, करेक्ट, अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, इक्वल होता है। समझ में आया? तो यहां पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, साथ में करते हुए चलना। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स से, पीईओ एंड पीएफओ, इन ट्राइंगल पीईओ एंड पीएफओ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? एंगल PEO इज इक्वल टू एंगल PFO, ईच 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू OP, रीजन क्या आएगा? कॉमन। फिर क्या लिखेंगे? OE इज इक्वल टू OF, रीजन क्या आएगा? इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center, equidistant from center। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? ट्राइंगल PEO is congruent to triangle PFO by CPCT। तो ये दोनों ट्राइंगल CPCT से क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। यहां तक आया समझ में? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम EP और FP को इक्वल बता सके। तो अब हम क्या लिखेंगे? EP इज इक्वल टू FP बाय CPCT। अरे यार, मैंने एक चीज गलत लिख दी ना। क्या ऊपर में CPCT थोड़ी ना आएगा? ऊपर में क्या आएगा? बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया। तुम लोग भी वैसी कॉपी कर दे रहे हो क्या? अनन्या वैसी कॉपी कर दी थी, है ना? अच्छा, ओके, ठीक है। EP इज इक्वल टू FP बाय CPCT, ये हो गया। इसको ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो, ठीक है। अब देखो, मैं नेक्स्ट जो चीज लिख रहा हूं उसको देखो। मैं लिख रहा हूं AB इज इक्वल टू CD। क्यों इक्वल है AB और CD? गिवन है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इक्वेशन 2। नहीं, इसको इक्वेशन 2 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसको इक्वेशन नंबर मत मार्क करो। AB इज इक्वल टू CD गिवन, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे इंप्लाइज हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ठीक है। हाफ AB इक्वल टू हाफ CD। तो हाफ AB की जगह पे क्या आ जाएगा? AE। आया समझ में? और हाफ CD की जगह पे क्या आ जाएगा? CF। क्यों हाफ AB इज इक्वल टू AE होगा? रीजन इसमें बताना पड़ेगा ना, बिकॉज परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। हो गया यहां तक? परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब इस वाले पार्ट को आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। सो इसको कंसीडर करना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब लिखना नाउ इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो लेफ्ट साइड क्या बनेगा बताओ? AE प्लस EP, यही होगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट ऐड हुआ, राइट राइट ऐड होगा, सो CF प्लस FP, ठीक है। अब देखो और बताओ कि AE प्लस EP ये दोनों ऐड होके क्या बनेगा? फिगर में देखो, करेक्ट, AP। वैसे ही CF प्लस FP का एडिशन क्या हो जाएगा? CP। तो इट इंप्लाइज AP इज इक्वल टू CP, और ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड क्या प्रूफ करना है?
डीपी इज इक्वल टू बीपी। तो उसके लिए देखो, अब मैं यहां पर फिर से एक चीज लिखता हूं, ये लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी, गिवन, ये गिवन था। और इस वाली इक्वेशन को अब मैं मार्क करता हूं इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 3 ले लेता हूं और इसको इक्वेशन 4 ले लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब आप नेक्स्ट ऑपरेशन करो, 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करो, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी, और राइट साइड क्या हो जाएगा, सी डी माइनस सी पी, यही होगा। अब फिगर में देखो कि ये क्या बनेगा, ए बी में से अगर ए पी हटाओगे, फिगर में देखो ये ए बी पूरा है, ए बी, उसमें से अगर ए पी रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीपी बनेगा। वैसे ही सीडी में से अगर डीपी रिमूव कर दोगे, नहीं सॉरी, सीडी में से अगर सीपी रिमूव कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डीपी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। सो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, इट इंप्लाइज बीपी इज इक्वल टू डीपी, और ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट प्रूफ। समझ में आया ये चीज। दैट्स इट, हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, ओके। सो गुंजेश, समझ में आया कि नहीं आया बताना।